5वीं पीढ़ी का फाइटर प्लेन बनाएगा भारत। अगली खबर देखिए, स्वदेशी लड़ाकू विमानों के मॉडल को मंजूरी। 2 इंजन वाला AMCA मल्टी रोल फाइटर जेट, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, स्टेल्थ तकनीक से लैस होगा फाइटर प्लेन, रेडार की पकड़ में नहीं आएगा AMCA। अब ये सवाल ये है कि अगर हम सूर्या बना रहे हैं तो हम इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं कि इसके लिए कहीं कोई दूसरा रेडार नहीं होगा? किन किन मायनों में खास होगा ये माशाल्लाह? ऐसा है कि ये जो लड़ाई होती है इसमें एक आप काउंटर क्रिएट करते हैं, उसका काउंटर होता है, फिर काउंटर होता है, ये तो इसी तरह चलता है। अब इस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आपको आगे रहना पड़ता है। अच्छा, ये बात है। अगर हमारे पास सूर्या है तो हम उनको पकड़ेंगे। सर इसको थोड़ा समझाएंगे, ये जो हमने बनाया है इसमें खासियत क्या है? जरा इसमें बिग वॉल पे डालिए जरा इसको, और आप सर आइए सामने, और अगर आप इसको समझा पाए हमको, ये किन मायनों में खास क्या क्या ऐसा है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? पहली बात, स्टेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं। स्टेल्थ का मतलब आपने बहुत अच्छा समझाया कि इसके ऊपर जब रडार की किरणें पड़ेंगी तो एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ज्यादातर इससे जाएंगी। राइट। लेकिन उसके 2 तरीके हैं। पहला स्टेल्थ ज्योमेट्रिक स्टेल्थ होता है। तो पहला इसकी डिजाइन जो आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा आपने डिजाइन नहीं देखा होगा जिस तरीके से कोने ऐसे निकले हुए हैं। इसका मतलब जब रडार की किरणें इसके पड़ेंगी तो लौट के वहां नहीं जाएंगी, वो इधर उधर बिखर जाएंगी। इधर उधर अच्छा, इसलिए डिस्पर्सल ऑफ रेडिएशन इज फर्स्ट टेक्निक। अच्छा, ये इसकी सतह को ऐसा बनाया जाता है कि इस पर पड़ने वाले जो रेडियो सिग्नल्स हैं वो वापस वहां रेडार की तरफ ना जाके इधर उधर छितरा जाएं तो पकड़ में आएगा नहीं। अच्छा, और है ज्योमेट्रिक स्टेल्थ। ये ज्योमेट्रिक स्टेल्थ का डिजाइन से होगा, ये डिजाइन हुआ। ठीक है। फिर दूसरा होता है रडार एब्जॉर्बेंट पेंट। ओके। वो पेंट इसमें लग जाता है तो रडार की जो किरणें आती हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ओके। तो बहुत थोड़ी सी जो वापस जाएंगी, बहुत थोड़ी जाती हैं। नहीं तो इतना बड़ा जहाज होगा तो उसका आना चाहिए कम से कम 1 से 3 स्क्वायर मीटर। अच्छा, रडार क्रॉस सेक्शन जो दिखेगा, लेकिन ये हो जाएगा 0.001, बहुत छोटा हो जाएगा, बहुत छोटा। 1/1000 हो जाएगा। ठीक है। तो ये करता है स्टेल्थ एयरक्राफ्ट। तो जो रेडार पकड़ता है, मान लीजिए स्टेल्थ के जरिए, मतलब उधर से सिग्नल्स आए, रेडार ने पकड़ा, ये समझ लिया अच्छा इस जगह आ रहा है, उससे उसकी रफ्तार वगैरह किधर जा रहा है, डायरेक्शन, वो सब अंदाजा लगा लिया। 2 चीजें होती हैं। आप उसकी रफ्तार पता करते हैं, उसकी दिशा पता करते हैं, उसकी पोजीशन पता करते हैं। अच्छा। लेकिन ट्रैकिंग भी उसी के जरिए करते हैं, क्योंकि उसी पर आप ट्रैक करते हैं। अच्छा। आपकी मिसाइल कहां जाएगी? आपकी मिसाइल वहां जाएगी जहां पर ये सिग्नेचर दिखाई दे रहा है। ओके। लेकिन तो आपने ट्रैक किया, उसको टारगेट किया, उसको क्रॉस सेक्शन में लिया और हिट कर दिया। ओके। अब दूसरी चीज यही नहीं है, एक इसके पीछे अगर आप इंजन बाहर लगाएंगे, इंजन की भी तो वो जाती है, वो जो वोक बोलते हैं हम, वो जाएगी। उसमें गर्म हवा होगी, उसको IR सिग्नेचर बोलते हैं, थर्मल सिग्नेचर बोलते हैं। अच्छा। तो वो थर्मल सिग्नेचर भी पिकअप होगा। तो एक क्रॉस सेक्शन सिग्नेचर हो गया, एक IR सिग्नेचर। IR हो गया। तो IR थोड़े दिन में हम लोग भी समझ जाएंगे काफी ज्यादा। IR सिग्नेचर को भी आप सप्रेस करते हैं, इसका इंजन जो है बाहर उतनी गर्म हवा नहीं छोड़ता है। तो उसके भी लिए टेक्निक लगानी पड़ती है। वो जो मिसाइल जो हीट सीक करके अटैक करती है वो भी नहीं कर पाएगी। ये सबसे, तो ये 5th जनरेशन जो कहा जा रहा है अभी, मतलब जनरेशन वाइज किस तरीके से इंप्रूव हुआ है? 5वें जनरेशन में क्या? 5th जनरेशन में क्या होता है कि इसमें जो एक तो स्टेल्थ होता है, दूसरा इसमें सुपर क्रूज की पावर होती है। इसका इंजन इतना पावरफुल होता है कि ये क्राफ्ट बिना आफ्टर बर्नर के हवा की दुगनी या तिगनी रफ्तार से चल सकता है। बिना आफ्टर बर्नर आवाज की दुगनी या तिगनी से ओके ये चल सकता है। ये इसकी सुपर क्रूज इसके अंदर पावर होती है। इसका मतलब इंजन बहुत पावरफुल होता है। इंजन पावरफुल है विद रिस्पेक्ट टू द एयरक्राफ्ट। ओके। उसके बाद इसके जो सामान लगे रहते हैं, जो मार करने वाले, जैसे मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, वो भी बे के अंदर होते हैं। अच्छा, बाहर निकले हुए नहीं रहते बाहर, क्योंकि सिग्नेचर देंगे, रडार सिग्नेचर। अच्छा। जितना बाहर निकला हुआ होगा रेडार को उतना सिग्नल मिलेगा कि वहां से रिफ्लेक्शन होगा, से भी जाएगा। तो बे के अंदर रहेगा, जैसे वो पहिए अपने अंदर समेट लेता है, उसी तरीके से वेपन अंदर समेटे होगा। तो ये एक बात और होगी। इसके बाद इसमें दूसरी चीज होती है, आपने अगर वक्त पर पढ़ा दिया होता तो शायद मैं भी एयरफोर्स में कहीं छोटी मोटी नौकरी। इसके बाद एयर सिचुएशन के लिए इसके अंदर होता है एक तो रेडार होता है जिसको बोलते हैं आइजा रेडार। हमने पहली बार भी बात की थी, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन रेडार। ओके। वो इसके नोज में लगा रहता है। उस रेडार तो सर जब ये घर में बनने लगेगा तो इससे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी उन लोगों की जो सोच रहे थे कि हमारे यहाँ से खरीदे, हमारे यहाँ से बनेगा तो जितना चाहे उतना बना लीजिए, जितना चाहे उतना बना लीजिए। और ये बड़ा थर्राने वाला है दुश्मनों के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए, सिर्फ दुश्मनों एडवर्सरी के लिए नहीं, कॉम्पिटिटर्स के लिए, प्रतिद्वंदियों के लिए भी। BSF के IG शशांक आनंद का बड़ा खुलासा, सीमा पार से बहुत बड़ी घुसपैठ की साजिश की जा रही थी, BSF ने घुसपैठ की साजिश को नाकाम कर दिया। जब हम सीमा की निगरानी कर रहे थे और हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस इक्विपमेंट से हम सीमा की उस पार भी देख रहे थे,
तो ये देखा गया कि पाकिस्तान की सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के इलाके में, जो हमारे सांबा के ऑपोजिट लगता है, वहां पे एक बड़े समूह की मूवमेंट वॉच करी गई और लगातार उस मूवमेंट को हम ट्रैक करते रहे और वो जो ग्रुप था वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के नजदीक बढ़ता रहा। रात का समय था, वहां का जो इलाका है वो अंड्यूलेटिंग ग्राउंड है, टूटा हुआ ग्राउंड है, उसका आड़ लेके ऐसा ये प्रतीत हो रहा था कि दुश्मन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की जा सकती थी। तो एक बात आप और देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण रेवलेशंस हैं, लेकिन इसको वक्त पर, सही समय आने पर एजेंसीज की तरफ से, हमारी एजेंसीज की तरफ से और सरकार की तरफ से एक के बाद दूसरा परत दर परत सामने आपके रखा जा रहा है। और इसीलिए तब वो लोग, जब हमारे कई समाचार आपके सामने आ रहे थे और वो उंगलियां उठ रही थी, उनको भी ये जवाब मिल रहा होगा। क्रमशः क्रमबद्ध तरीके से सही समय आने पर सूचनाएं दी जा रही हैं ऑफिशियल सोर्सेज से भी। लेकिन मैं इस पर आना चाहता हूं, घुसपैठ, इस दौरान जब ये सब चल रहा है, घुसपैठ की कोशिशें भी। देखिए, मैं अब आपको बताता हूं दिनेश, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक बात हुई कि इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर फर्क हमने मिटा दिया। यानी कि जो पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ है, अगर 9 जगह हमला हुआ है तो 2 जगह इंपॉर्टेंटली जो इनिशियली हमला हुआ है वो इंटरनेशनल बॉर्डर के पार जाके हुआ है। हमारे प्लेटफॉर्म्स जो थे, हमारे हार्ड पॉइंट्स थे, चाहे वो ब्रह्मोस हमने मारी, चाहे मुरीद के में मारी, बहावलपुर में मारी, इसने इंटरनेशनल बॉर्डर पार करा। पाकिस्तान की तरफ से भी देखिए, स्मगलिंग तो होती थी, अब इन्फिल्ट्रेशन भी वो कोशिश करेगा, क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन का जो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो कि जम्मू और कश्मीर में है, लाइन ऑफ कंट्रोल करीब 750 किलोमीटर, राइट, वो इतना मल्टी लेयर्ड है कि वहां से घुसना मुश्किल है। इसलिए अब नेपाल से घुसाओ। नेपाल से आप नेपाल से आ सकते हैं, क्योंकि नेपाल से इतनी चेकिंग नहीं होती, तो पाकिस्तानी नेपाल से भी आते हैं। फिर कुछ लोग कोशिश करेंगे कि साहब ठीक है, जम्मू में आपने टनल बना दिया, आप टनल से आ गए, फिर कोशिश करेंगे कि साहब राजस्थान से कहीं से, पंजाब से कहीं, जहां जहां से इनको मौका लगेगा, ये भारत के अंदर अपने आतंकवादी और अपने लोग, अपने स्लीपर सेल घुसाने की कोशिश करेंगे, जो भारत के समाज में जाके सेट हो जाएं। आपको कुछ नहीं पता, एक बंदा आया, उसने चुपचाप से अपनी आधार कार्ड कहीं से जुगाड़ कर अपनी दुकान लगा दी। वहां पे उसने दुकान लगा दी। दुकान कहां लगाई है? बिल्कुल कैंटोनमेंट के सामने, और उसका कुछ काम नहीं है, छोटा सा कैमरा है, पूरे दिन रिकॉर्डिंग कर रहा है। यह भी एक बहुत बड़ी जासूसी का कारनामा है जो पाकिस्तान, अभी हम लोग ज्योति मल्होत्रा की बात कर रहे हैं, वो क्या कर सकती है? ज्योति मल्होत्रा के पास थोड़ा ना कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट है, लेकिन वो माहौल बनाना, पाकिस्तान की एक अच्छी छवि पेश करना। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन पूरा का पूरा हो रहा है, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, ये इन्फिल्ट्रेशन भी उसी में एक पजल का एक पीस है कि किस तरीके से वो लोग अंदर आएंगे और किस तरीके से भारत के अंदर ये काम करने की कोशिश करेंगे। तो बहुत सारे टुकड़े आप देख रहे हैं जी। पजल का। अगर ये पीस आपने गौर से अगर ये सुना हो, आपके आसपास में समाज में आकर कहीं इस तरह का व्यक्ति खुद को स्थापित करने और फिर वहां से पाकिस्तान के लिए या दुश्मनों के लिए काम करने की कोशिश करेगा, इसीलिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ सेना को नहीं लड़ना है, हम सबको मिलकर साथ में इसे अंजाम तक पहुंचाना है। ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी ये बड़ी खबर देखिए, बीएसएफ ने कहा पाकिस्तानी बंकरों को मशीन गन से उड़ाया गया। बीएसएफ के एक अधिकारी ने बताया कि हमले में इस्तेमाल की गई ये मीडियम मशीन गन 1 मिनट में 600 से 1000 राउंड फायर, 600 से 1000 राउंड 1 मिनट में फायर कर सकती है, और इसकी मार जो होती है वो करीब करीब 1.5 से 2.25 किलोमीटर तक होती है। ये देखिए, और फिर इसके बाद ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स भी इस्तेमाल किए गए उधर के बंकर्स और चौकियों को। ये देखिए जरा, ये है। अब इसके बारे में जरा मेजर आर्य बताइए। ये एमएमजी है, ये एमएमजी है, ये इसकी बैरल है, हटा सकते हैं ऊपर से, बैरल इसकी चेंज हो जाती है, और बहुत कामयाब, बहुत कारगर हथियार है ये जब ये सपोर्ट में चलता है। इट्स बंकर उड़ा देती है ये भी? नहीं, बंकर नहीं उड़ाती, लेकिन उसको जो मैन कर रहा होगा उसको वो हिट कर सकता है। नहीं, ऐसा नहीं कि ये बंकर उड़ा देती है, लेकिन हाँ, एजीएल जो ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर की बीएसएफ वाले बात कर रहे हैं, अच्छा। ठीक है, अगर आप उसको फायर करेंगे तो उसमें छोटे छोटे ग्रेनेड टाइप के निकलते हैं, अच्छा, उसमें वो पूरा बेल्टेड होता है वो भी, तो वो बहुत घातक होता है अगर आप बंकर पे मारिए। और ये जो है ना, ये जो फायर ले करती है, सप्रेसिव फायर ले करती है, इसके सामने अगर कोई आ गया, दिस इज आल्सो 7.62, ये भी 7.62 है, लेकिन इसके सामने अगर कोई आ गया, बहुत ही जबरदस्त, ये तो बहुत बार चलाया हमने। अच्छा, और कहते हैं सर ये अकेले नहीं चलती, 2-3 लोग होते हैं इसको। हाँ, इसका गन के लिए अलग होगा एम्युनिशन बॉक्स, आपका इसका ट्राइपॉड लगता है नीचे। अच्छा। ये 3 पैरों वाला जो दिखा रहे हैं, ये ट्राइपॉड है, ये ट्राइपॉड के लिए अलग होता है, अकेला नहीं चला सकता, इट्स वेरी हैवी।
लेकिन इसका जो फायर पावर है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये फायर जो पावर है। ऑफिसर इसके बारे में जानकारी दे रहे थे वो ये कह रहे थे कि 600 से 1000 गोलियां 1 मिनट में ये पानी की धार तक को रोक सकती है, इस तरीके का इससे गोलियां निकलती हैं, ये बता रहे थे। अब ये पानी की धार का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं लेकिन आपको उधर खून की धार जरूर बह जाए। हाँ, ये पक्की बात है। और इसके अंदर इसीलिए क्योंकि इसका रेट ऑफ फायर इतना ज्यादा है, बैरल गर्म हो जाती है, इसलिए इसकी दूसरी बैरल, ये स्पेयर बैरल लेके चलते हैं कि जैसे ये गर्म हुई, हटाया, दूसरी बैरल लगाई, कैरी ऑन। और 5 सेकंड लगते हैं बैरल चेंज करने में, 5 सेकंड के अंदर चेंज और कैरी ऑन। तो इनका खास तौर से ये जो चौकियां, फॉरवर्ड पोस्ट, इन जगहों को आइडेंटिफाई करने और ध्वस्त करने में, और कहते हैं कि न जाने कितनी सैकड़ों ऐसी चौकियां थी जो तबाह कर दी गई। बिल्कुल ऐसा सुनने में ये आ रहा है कि ये देखिए ना, जब आप किसी भी चौकी के ऊपर, वहां पे तो इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे ATGM लगा रखा है, इंडियन आर्मी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पे वहां पे आपने Zu-23 लगा रखा है जो कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, वहां पे डायरेक्ट लाइन पे आपने L-70 लगा रखा है जिससे आप हवाई जहाज को मारने का जो होता है वो डायरेक्ट लाइन में आपने, तो कहां पे चौकी बचेगी पाकिस्तान की भाई? और ये जो मैंने बताया ना आपको, ये पानी की, मैं तो बड़ा हैरान रह गया। ये जो ऑफिसर हैं उन्हीं ने बताया, इन्हीं साहब ने जो जानकारी दे रहे थे कि इस कदर तेज गोलियां निकलती हैं कि अगर पानी की धार निकल रही है तो उसको रोकने का मादा होता है इसमें, और ये अगर है तो फिर आप समझ सकते हैं कि उस समय, और ये जब तुरंत उसके बाद जब ये ऑपरेशन चल रहा था या उस दौर में जब हम पूरे दिन देखते थे कोई एक्शन और शाम के समय कोई ब्रीफिंग होती थी, तो उस दौरान ये पूरी बारीक डिटेल्स नहीं दी जा रही थी, कहां कहां क्या हुआ ये नहीं बताया जा रहा था। अब धीरे धीरे करके ये सामने आ रहा है और आपको पता चल रहा है कि असल में पाकिस्तान को जितनी मार पड़ी हम समझ रहे थे उससे कहीं ज्यादा, और न जाने कहां कहां पर मार पड़ी। अब ये देखिए जरा, ऑपरेशन सिंदूर में BSF ने मार गिराए 413 ड्रोन पाकिस्तान के निशाने पर था फलौदी का एयरबेस। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन को हवा में मार गिराया। इतने सारे ड्रोन, और ये जो मशीन गन के बारे में हम अभी बात कर रहे थे, MMG है ये, हाँ, मीडियम मशीन गन, मीडियम मशीन गन। अब इसको आपसे वैसे ही समझते जाएंगे जैसे अभी कॉम्बैट जेट्स के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन ये बताया ये गया कि ये ड्रोन्स को भी इसके जरिए मारा गया है। हाँ, देखिए बात यह है ना कि इसका जो इफेक्टिव रेंज है, अगर उसमें कई ड्रोन, एक तो इसका रेट ऑफ फायर काफी हाई है, तो आपने इसको और ये हमें सिखाते भी हैं एंटी एयरक्राफ्ट रोल में, एक रोल में। अब इससे कोई 4th जनरेशन या 5th जनरेशन फाइटर प्लेन तो नहीं गिरने वाला इससे, लेकिन हाँ, ड्रोन्स आर स्लो मूविंग। अगर स्लो मूविंग ड्रोन है या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सामने से आ रहा है, एरियल थ्रेट है, और ये इसकी जद में आ गया, तो ये इसको निपटा देगा। दिनेश, ऐसा है कि जब हम निपटाते हैं, मैंने आपको एक बार पहले भी आपके शो बताया था कि जो जितने का टारगेट है, जितने पैसे का, उसको उतनी, अब ये अगर वो आपने $1000 का ड्रोन भेजा है मेरे पास जिसका दाम 80,000 90,000 है, तो मैं उसको अपनी एक गोली से मारूंगा ना। नहीं, ये ₹2 वाली परिभाषा सर की बढ़िया है, उसमें अच्छे समझ में आएगा कि अगर ₹100 का उधर से कोई मान लीजिए एरियल थ्रेट आता है तो इधर से ₹2 वाले हथियार से उड़ा देना चाहिए, तब तो पैसे वसूल है। तो ये अपना किया, ऊपर किया और मारा, लेकिन एक अस्त्र की बात नहीं हो रही जो कि शायद चला था। अच्छा, लॉइटरिंग म्यूनिशन है नागास्त्रा 1। ओ, वो क्या करता है, ये बार बार जो ये टर्म यूज होता है इसको भी समझ लीजिए, लॉइटरिंग म्यूनिशन। ये एक्सपर्ट से बात करके ही पता चला मुझे कि मंडराने वाला ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो ऐसे मंडराता रहता है और जहां उसको चाहिए होता है वहां जाकर वो विस्फोटक को गिरा देता है। ये आर्मी के पास है। और जो एक बार बात हो रही थी कि हमने नजदीक वालों को मारा है, वो ज्यादा ऊंचाई पे नहीं जाता है, वो 400-500 मीटर की ऊंचाई पे घूमता रहता है। अच्छा। लेकिन बैटरी पावर्ड होता है और बहुत छोटा है, राग की पकड़ में नहीं आता है। और जहां उसको आपने GPS की पोजीशन दी या आपने उसको रेडार वाली पोजीशन दी, वो वहां आराम से घुस गया, गई वो चीज। तो ये आप कह रहे हैं कि इस तरह की बहुत सारी, और बहुत सारा स्ट्रेटेजिकली हमको रिवील भी नहीं करना है, तो बहुत कुछ ऐसा है जो अभी आप चिंता मत कीजिए। ये सब रिवील है दिनेश, चिंता। अरे इतने में हालत खराब है तो जो अभी रिवील नहीं किया गया। देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ले सकते हैं बहुत बड़ा फैसला, सुरक्षा के लिए इनवार मिसाइल का ऑर्डर। अब ये क्या है सर, बताइएगा जरा। ये 2 से 3 हजार करोड़ की आती है इनवार मिसाइल, ये 2 से 3 हजार करोड़ की डील है जी। क्या है सर ये इनवार मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। अच्छा, ये भारत डायनेमिक्स लिमिटेड बनाती है, तो आप उससे समझ गए मैंने बनाया है इसको। ठीक है। ये बड़ी जी, बड़ी अच्छी, ये रशियन ओरिजिन की मिसाइल है। अच्छा। लेकिन अब पूरी तरह से इंडिजनाइज हो गई है और जितने नंबर में कहिए उतने में बना देंगे। तो सर ये ATGM, ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, तो ये जो है ये टैंक को मारने के लिए गाइडेड मिसाइल है। बख्तर उसके जो आर्मर्ड हिसाब किताब होता है, टैंक बख्तरबंद गाड़ी तो उससे आसान नहीं, मतलब टैंक जिसको ये कहा जाता है कि भेदा नहीं जा सकता, उसको भेद देने वाला ये मामला है। ये कम से कम 8 से 10 इंच का स्टील पेनिट्रेट कर जाएगी। तो ये इस खबर के मायने भारत की सुरक्षा दृढ़ता को बढ़ाने के हिसाब से क्या है?
देखिए साहब, ऐसा है कि जैसे हमारे पास नाग मिसाइल है, नाग भी यही काम करती है। अच्छा। दैट इज ऑल्सो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। हाँ। हमारे पास ATGM के लॉन्चर्स होते हैं इन्फेंट्री बटालियन में। तो बेसिकली क्या होता है कि टैंक जो है, टैंक एक निर्णायक युद्ध लड़ने के लिए आता है। तो जब टैंक सामने से आता है, टैंक के अंदर कई किस्म के आर्मर होते हैं, जिसमें से एक रिएक्टिव आर्मर भी है कि टैंक का जो आर्मर है उसके ऊपर बारूद लगा रहता है, उसका कवच है, वो उसका बारूद है, जैसे कोई आया वो फटा, इसको बर्बाद कर दिया। इस तरीके से भी टैंक करता है। लेकिन ये जो इनवार मिसाइल की बात कर रहे हैं, इसको इंडिजिनाइज कर रखा है, इसको भारत के एनवायरनमेंट के लिए इसको मॉडिफाई कर रखा है, और जो पाकिस्तानी टैंक्स या फिर चाइनीज टैंक्स है जो भी सामने आएंगे, उनको किस तरीके से बर्बाद करना है, ये एक उसके लिए पर्याप्त है मिसाइल।